रेडियो लेक सिटी में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर मोहित सक्सेना। आपका स्वागत करते हैं डॉक्टर सक्सेना। बहुत बार ख़ास तौर पे युवा लोग और उसमें लड़कियां ज़्यादातर चेहरे पर कोई पिंपल हो जाए तो बड़ी परेशान होती हैं और उसे फोड़ा भी जाता है और फोड़ने से कई दफ़े वो दाग भी रह जाता है। ये पिंपल्स क्यों होते हैं, कहाँ होते हैं, और बहुत सारे लोगों में बहुत बड़ी एज में भी कभी कभार ये प्रकट हो जाते हैं। किस कारण से होते हैं और क्या इनका कोई निदान भी है? देखिए, पिंपल्स जो है वो जो 15 टू 25 की जो एज ग्रुप के लोग होते हैं, चाहे लड़के हो या लड़कियां हो, इस एज ग्रुप में जो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, इस एज ग्रुप की जो डाइट पैटर्न है, इसके अकॉर्डिंग जो उनके स्किन में चेंजेस होते हैं उसमें ऑयल सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होता है कंपैरेटिव टू बाकी एज ग्रुप में। और इसी रीज़न की वजह से पिंपल्स इस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं। पिंपल्स के साथ में उन पे इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो कई बार बहुत बड़े पिंपल्स बन जाते हैं और उनको स्क्रैच करने की हैबिट हो तो वहाँ पर स्पॉट्स भी रह जाते हैं। तो मेन रीज़न इस एज ग्रुप में जो पिंपल्स होने का है वो हार्मोनल चेंजेस और कुछ लोग की जो स्किन ऑयल प्रोन होती है, इस वजह से पिंपल्स ज़्यादा होते हैं इस एज ग्रुप में। ये बताएं कि क्या इसका कोई इलाज भी है? किसी व्यक्ति को, ख़ास तौर पर लड़कियों की हम बात करें, उन्हें पिंपल्स हो जाएं तो क्या फोड़ा जाना ही उसका इलाज है या कोई दूसरा इलाज भी है? नहीं, प्रॉपर पिंपल्स का एक्ने का ट्रीटमेंट होता है एक। और एक्ने में हम लोग सबसे पहले ग्रेडिंग करते हैं। जैसे कुछ लोगों को बहुत सबको पिंपल्स कभी ना कभी होते ही हैं, तो हम लोग ग्रेडिंग करते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड, थर्ड या फोर्थ ग्रेड, सीवियरिटी वाइज। तो मे बी आप अगर फर्स्ट ग्रेड में ही पिंपल्स हैं तो नो नीड कि आपको इतना ट्रीटमेंट लेना पड़े। बट अगर सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड या फोर्थ ग्रेड जब में बहुत बड़े बड़े पिंपल्स हो रहे हैं और वो स्पॉट्स छोड़ते चले जा रहे हैं जो कि परमानेंट हो जाते हैं, ऑलमोस्ट आपको लाइफ लॉन्ग वो स्कार्स आपके फेस पे रह जाते हैं, तो इस रिगार्डिंग कि आपको लाइफ लॉन्ग वो स्कार्स ना रहे हैं, आपको पिंपल्स का ट्रीटमेंट लेना चाहिए, जिनका ट्रीटमेंट है। बट ज़्यादातर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 1 महीने या 2 महीने के ट्रीटमेंट से हमारे सारे पिंपल्स ठीक हो जाएं, तो ये एक मिसकंसेप्शन होता है। पिंपल्स का एक बहुत लंबा प्रोसेस है, ये बहुत इंटरनल डीप बॉडी का एक प्रोसेस है जिसकी वजह से पिंपल्स आ रहे हैं। और इस चीज़ को हैंडल करने के लिए एक 7 to 8 मंथ्स या 9 मंथ्स का कई बार ट्रीटमेंट चलता है। एक बार 2-3 मंथ्स के ट्रीटमेंट के बाद पिंपल्स रिजॉल्व हो जाएँ तो उनको वापस ना आने देने के लिए मेंटेनेंस ट्रीटमेंट लगभग 8-9 मंथ्स का चलता है। तो इतना ड्यूरेशन का ट्रीटमेंट होता है पिंपल्स का। और एक बार अगर पेशेंट्स ये ट्रीटमेंट अच्छे से कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट उनके पिंपल्स वापस आना बंद हो जाते हैं। ये बताएं कि ये ट्रीटमेंट इतना लंबा क्यों होता है, छोटा नहीं हो सकता? 2-3 महीने के ट्रीटमेंट के बाद आपको क्लियर तो हो जाएगा फेस, बट ये एक बॉडी का प्रोसेस है। आप मेडिसिन बंद करेंगे तो वो प्रोसेस वापस स्टार्ट हो जाता है। हार्मोनल चेंजेस जो बॉडी के होते हैं वो वापस आने लग जाते हैं, तो पिंपल्स वापस आना स्टार्ट हो सकते हैं। बट आप चाहते हैं कि अगर ये चीज़ ऑलमोस्ट परमानेंटली ठीक हो, बार बार परेशान ना करे, तो उसमें जो स्टडीज़ में पाया गया है, तो जो लोग 8 to 9 मंथ्स का पूरा ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो उनमें वापस आने की जो चांसेस है, जो रिकरेंस रेट है, वो बहुत कम होता है। डॉक्टर मोहित सक्सेना, बताएं कि इस ट्रीटमेंट में आप लोग करते क्या हैं? कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं, कुछ दवाइयाँ देते हैं, और अगर कोई इस तरह का ट्रीटमेंट है तो क्या उसका कोई दूसरा साइड इफ़ेक्ट भी होता है? ट्रीटमेंट जो पिंपल्स का होता है वो ग्रेडिंग के हिसाब से होता है। हम लोग सबसे पहले ग्रेड डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कौन से ग्रेड के पिंपल्स हैं या एक्ने है, उसी के अकॉर्डिंग मेन जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट होता है। अगर किसी को ग्रेड 2 या ग्रेड 1 पिंपल है तो उसके लिए हम लोग बहुत माइल्ड जो सिर्फ लगाने के जो जेल्स होते हैं वो ही यूज़ करते हैं और उन्हीं से फ़र्क पड़ जाता है। बट जो ग्रेड 3 या ग्रेड 4 एक्ने होता है उसके लिए हम लोग को कुछ एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ती हैं और कुछ और मेडिसिन भी देनी पड़ती हैं, जो जिनका कोर्स मैं बता रहा हूँ आपको 7 to 8 मंथ्स का चलता है, जो कि धीरे धीरे करके जो स्किन के ऑयल ग्लैंड्स होते हैं उन पे इफ़ेक्ट करती है और उनका जो ऑयल सिक्रीशन होता है वो परमानेंटली कम कर देती है। ये बताएं कि ये आप बता रहे हैं ऑयली स्किन, तो क्या पिंपल्स सिर्फ उन्हीं लोगों को ज़्यादा होता है जिनकी स्किन ऑयली होती है, या सबको होते हैं, थोड़े बहुत कम ज़्यादा? जिन लोगों को ऑयली स्किन होती है उनको डेफिनेटली पिंपल्स ज़्यादा होते हैं। बट कई बार सीज़न के अकॉर्डिंग, जैसे विंटर्स में किसी की स्किन ड्राई भी रहती है बट पिंपल्स भी आ सकते हैं। बट ओवरऑल ये जो पिंपल्स का प्रॉब्लम है वो रिलेटेड होता है ऑयल ग्लैंड से ही स्किन के। डॉक्टर सक्सेना, थोड़ा सा उन लोगों के बारे में भी जिक्र करें। बहुत बार देखा गया है कि बहुत बड़ी उम्र के लोगों को भी या कभी या कुछ लोगों को कभी कभी ज़्यादा एक्ने या पिंपल्स हो जाता है। बताएं कि ये किस कारण से होते हैं?
कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्मोनल इश्यूज़ ही होते हैं मेनली तो। जो जैसे 25 या 30 या उसके ऊपर भी कुछ लोगों को पिंपल्स अगर होते हैं, तो उन लोगों में ज़रूर कोई ना कोई हार्मोनल इम्बैलेंस होता है बॉडी में, या फिर उनकी जो स्किन होती है वो नॉर्मल हार्मोन लेवल्स के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होती है। तो उनको इस एज ग्रुप के बाहर भी उसके ऊपर जाके भी पिंपल्स होते रहते हैं। तो इसके लिए बस वही आपको ट्रीटमेंट ही करना होगा। तो जो भी एज ग्रुप हो आपको वो ट्रीटमेंट तो वो ठीक कर देगा फिर। थोड़ा सा ये बताएं कि ये जो पिंपल्स या एक्ने आप बता रहे हैं, या चेहरे पर कोई भी फुंसी हो जाए, अगर किसी बड़ी उम्र के व्यक्ति को हो तो किसी दूसरी गंभीर बीमारी का संकेत तो नहीं है? दूसरी, ये पिंपल्स अगर किसी और के एज ग्रुप में हो रहे हैं तो उसके कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं। जैसे कोई मेडिसिन चल रही हैं आपको, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो पिंपल प्रोन होती हैं। जैसे कई बार विटामिन B12 का इंजेक्शन लेते हैं लोग, तो उसके 2-3 महीने के बाद पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं। कुछ और मेडिसिन भी इस तरह की होती हैं जिनकी वजह से पिंपल्स आ सकते हैं। बाकी पिंपल्स ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मेजर किसी अंदर के इशू को रिप्रेजेंट कर रही है, बट मेनली हार्मोन्स और जो ऑयल सिक्रीशन है स्किन का, उसी से रिलेटेड होती है। डॉक्टर सक्सेना, थोड़ा सा आते हैं फोड़े फुंसियों पर। हमने पिंपल्स की बात तो कर ली, बहुत सारे लोगों को, खासतौर पर बच्चों को भी फोड़े फुंसी हो जाते हैं और किसी भी उम्र में हो ही जाते हैं। ये फोड़े फुंसी कई दफ़े तकलीफ भी पैदा करते हैं। ये फोड़े फुंसी होते क्यों हैं? किस उम्र के लोगों में ये थोड़े से गंभीर भी हो सकते हैं? देखिए, ये फोड़ी फुंसी मेनली क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, और एज ग्रुप कोई नहीं है इसमें, किसी भी एज ग्रुप में फोड़ी फुंसी हो सकते हैं। बाकी उन लोगों में कॉमन है जिन लोगों को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, या अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, या किसी वजह से इम्यूनोसप्रेशन में है, वो कैंसर के पेशेंट्स हैं, या कोई ऐसी मेडिसिन चल रही है जिससे इम्यूनिटी कम होती है। बट ओवरऑल ये किसी हेल्दी पर्सन को भी कभी कभार ऐसे फुंसी वगैरह हो सकती है। मेनली इसका जो रीज़न होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। जैसे बैक्टीरिया जैसे कीटाणु होते हैं वो दिखाई नहीं देते, और हमारे एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग्स में हर जगह बैक्टीरियाज़ होते हैं। इवन हमारी स्किन पे भी बहुत सारे बैक्टीरियाज़ होते हैं जो दिखते नहीं हैं, बट वो हमारी स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं, उसके अंदर जा कर के इन्फेक्शन नहीं कर पाते। बाई चांस कोई ऐसी प्रॉब्लम हो आपकी स्किन पर, सपोज़ ड्राइनेस है जिसकी वजह से माइक्रो क्रैक्स बन गए हैं जो दिखाई नहीं देते, तो वो बैक्टीरिया अंदर जाके पेनिट्रेट कर सकते हैं। अब फिर कहीं पे स्क्रैचिंग की है, खुजाया है, वहाँ पे स्किन हट गया है, थोड़ा सा आपको दिखाई भी नहीं देगा, पता भी नहीं चलेगा, मगर वो बैक्टीरिया के लिए एक रास्ता बन गया और वो अंदर जा कर के फिर वो इन्फेक्शन कर सकता है। जैसे कोई वैक्सिंग या इस तरह का प्रोसीजर करते हैं, हेयर रिमूवल के लिए करते हैं, तो उसमें भी एक ऐसा रास्ता अंदर जाने का बन जाता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया अंदर जा कर के इन्फेक्शन कर सकते हैं। बाकी ये सब डिपेंड करता है हाइजीन पर, आपका पर्सनल हाइजीन कैसा है, डेली बाथिंग, कपड़े आप जो यूज़ करते हैं, पर्सनल आइटम्स कैसे यूज़ करते हैं, नेल्स का कैसे ख्याल रखते हैं, इन सब चीज़ों पे मेनली डिपेंड करता है कि आपको ये इन्फेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। जो लोग हाइजीन का ध्यान रखते हैं उनको मोस्टली ये सब नहीं होता है। अगर ये फोड़े फुंसी किसी व्यक्ति को नज़र आए तो क्या किसी गंभीर बीमारी का भी संकेत हो सकते हैं, या ये सामान्य सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही है हर बार? डायबिटीज़, एक मैंने आपको बताया कि अगर डायबिटीज़ है और कई बार पता नहीं होता कि डायबिटीज़ है और बार बार फोड़ी फुंसी हो रहे हैं, ऐसा लेकर के पेशेंट आते हैं, फिर उनका जब शुगर टेस्ट कराते हैं तो फिर मालूम चलता है कि उनको डायबिटीज़ है और पता नहीं कितने टाइम से चल रहा है ये। तो हाँ, अगर बार बार फोड़ी फुंसी हो रही है तो ज़रूर इस एक बार जो बॉडी का रूटीन चेकअप होता है वो ज़रूर करवा लेना चाहिए आपको। बाकी सीरियसनेस की बात है कि फोड़ी फुंसी हो सकता है छोटे हो और अपने आप ठीक हो जाएं, या थोड़े से एंटीबायोटिक के कोर्स लेकर के वो ठीक हो जाएं, बट कई बार जो ये फुंसी होते हैं ये इनका इन्फेक्शन बहुत सीवियर हो जाता है, बहुत एग्रेसिव इन्फेक्शन होता है, तो अंदर ही अंदर वो इन्फेक्शन फैल भी सकता है और पूरे उस पार्ट, बॉडी के उस पार्ट में, जैसे पूरे पैर में या पूरे हाथ में सेलुलाइटिस या एब्सेस या पस भर जाना या इस तरह के प्रोग्रेशन भी हो सकता है किसी भी फोड़ी फुंसी का। तो बहुत ज़्यादा इसको लाइटली भी नहीं लेना चाहिए। अगर कोई फुंसी है या फोड़ा है जो ठीक नहीं हो रहा है और साइज़ बढ़ रहा है, पेन बहुत बढ़ रहा है, तो उसको टाइमली एंटीबायोटिक का सही जगह दिखा करके सही एंटीबायोटिक का कोर्स लेकर उसको सप्रेस कर देना चाहिए। कई बार पस ज़्यादा हो जाए तो उसको एक्सट्रैक्ट भी करना पड़ता है, निकालना भी पड़ता है।
तो जो भी हो आप दिखा करके उसको टाइमली उसको ट्रीट करना चाहिए उसको। डॉक्टर सक्सेना, थोड़ी सी बात करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन की। ये क्या होता है, कहाँ कहाँ होता है, और क्या ये लाइलाज है? नहीं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन मैंने आपको जैसे बताया कि एक तरह के जीवाणु होते हैं जो या कीटाणु होते हैं जिनको आप आंखों से देख नहीं सकते और ये आपके सराउंडिंग में हमेशा रहते हैं, मतलब कपड़ों में, पर्सनल चीज़ों में, इवन आपकी स्किन पे, नेल्स में। तो रेगुलर वॉशिंग, हाइजीन, इन सब का ख्याल रखने के साथ में ये सब हमें बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं कर पाते। बट कई बार ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं कि उनको इन्फेक्शन अंदर करने का मौका मिल जाता है, तो ये परेशान करते हैं और फुंसी या फोड़े के शेप में आपको दिखाई देते हैं। ऐसे लाइलाज नहीं है, बिल्कुल भी लाइलाज नहीं है। डिपेंडिंग कितना सीवियर इन्फेक्शन है, आपको एंटीबायोटिक, मेनली इनका जो ट्रीटमेंट होता है वो एंटीबायोटिक से होता है। और मोस्ट ज़्यादातर लोग सिंपल एंटीबायोटिक से, मे बी खाने वाली या कभी कभार इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक से ठीक हो जाते हैं। कुछ परसेंटेज ऑफ केसेस में जो पस है वो बहुत ज़्यादा अंदर इकट्ठा हो रहा था, तो उसको एक छोटा सा निक लगा के या कट लगा के वो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल देते हैं, तो बेटर रहता है। एक चीज़ और होती है फंगल इन्फेक्शन, इसका भी बहुत जिक्र होता है। फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, कहाँ कहाँ होता है, और थोड़ा सा ये भी बताएं कि व्यक्ति कैसे फ़र्क करे कि उसे जो इन्फेक्शन हो रहा है वो फंगल है या बैक्टीरियल है या दोनों का मिलावट है। ये फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपस में काफ़ी डिफरेंट होते हैं। हालांकि फंगस भी सेम तरीके से दिखाई नहीं देता है, वो भी एक तरह के कीटाणु और सराउंडिंग्स में, पर्सनल चीज़ों में होता है। बट फंगल इन्फेक्शंस और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। फंगल इन्फेक्शंस यूजली प्रेजेंट करते हैं, जैसे हिंदी में इनको बोलते हैं दाद के फॉर्म में, और मेन जो इनका सिम्टम होता है वो इचिंग होता है, और जो, खुजली आती है। जी हाँ, खुजली होती है। और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उनका जो मेन सिम्टम होता है वो पेन होता है ना, उसमें दर्द होता है। तो फंगल इन्फेक्शन जो मेनली बॉडी के जो मॉइस्ट एरियाज़ होते हैं, नमी वाले एरियाज़ होते हैं, ग्रोइन या अंदर जांग का जो एरिया है, या फिर कांक का जो एरिया है, या नाभि का जो एरिया है, इस तरह के एरियाज़ में सबसे पहले फंगल इन्फेक्शन स्टार्ट होते हैं, जहाँ पर पसीना वगैरह ज़्यादा रहता है। और धीरे धीरे करके, जैसे आप रिंग इन्फेक्शन बोलते हैं, रिंग वर्म इन्फेक्शन बोलते हैं, जिसमें वो जो एक दाद होता है और उसका साइज़ जो है धीरे धीरे करके बढ़ने लग जाता है, इसको दाद बोलते हैं या फंगल इन्फेक्शंस बोलते हैं। ये बताएं कि ये फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन दोनों एक साथ भी एक जगह हो जाते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे पहले फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पे स्क्रैचिंग होती रहती है, और ये जो एरियाज़ हैं मॉइस्ट होते हैं, और कई बार हाइजीन भी नहीं होता, तो वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रेडियो लेक्सिटी में हमारे मेहमान डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहित सक्सेना। बहुत बार ये कहा जाता है कि अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो बहुत छोटी सी चीज़ है, वहीं कहीं रह जाती है, दोबारा भी आ सकती है, तो एक बार आपको हो गया तो वो कभी नहीं जाएगा। इन बातों में कितनी सच्चाई है? देखिए, फंगल इन्फेक्शंस जो आज से 5-10 साल पहले हुआ करते थे और जो अब फंगल इन्फेक्शंस हो रहे हैं उनमें बहुत डिफरेंस है। जैसे हम बोलते हैं कोरोना के लिए ही देख लीजिए, पहले भी कोरोना इन्फेक्शन होता था, बट वो उसका हमारी बॉडी में इम्यूनिटी था और मेडिसिन्स भी थी उसके लिए। बट इसी तरह फंगस में भी जो पहले इस तरह के फंगल इन्फेक्शंस हुआ करते थे वो आराम से ठीक हो जाया करते थे, लेकिन अब जो फंगल इन्फेक्शंस हो रहे हैं वो एक रेजिस्टेंट टाइप के फंगस इन्फेक्शन है, मतलब जिनमें जो मैक्सिमम जो फंगल दवाइयाँ होती हैं उनसे रेजिस्टेंट हैं, मतलब वो उन पे काम नहीं करती हैं, और इस वजह से अब जो फंगल इन्फेक्शंस हो रहे हैं उनको ठीक करना मुश्किल हो जाता है। जैसे पहले के टाइम में फंगल इन्फेक्शन मैक्सिमम 2 वीक्स के ट्रीटमेंट के बाद बिल्कुल ठीक हो जाता था, बिल्कुल परेशान नहीं करता था, और अब जो फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट है वो लगभग 1 या 2 या कभी कभी 3 महीने तक भी जाता है। और प्रॉब्लम सबसे बड़ी इसमें ये आती है कि लोग सबसे पहले बिना कंसल्टेशन के दवाइयाँ शुरू कर देते हैं, जिसमें स्टीरॉयड बेस्ड क्रीम्स भी वो लोग लगा लेते हैं जो नहीं लगानी चाहिए। तो इससे फंगस और ज़्यादा ग्रो करता है और ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाता है और वो और ज़्यादा रेजिस्टेंट हो जाता है। फिर जब वो लोग हमारे पास आते हैं तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, क्योंकि उनको फिर अब लो जो कैटेगरी की मेडिसिन्स होती हैं वो अब नहीं काम करने वाली हैं, अब उनको फिर हायर कैटेगरी की जो मेडिसिन्स हैं वही काम करेंगी, फिर कोर्स भी लंबा रहता है इसमें। तो फंगल इन्फेक्शन डेफिनेटली आजकल बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ भी है एक तरह से आप कह सकते हैं, और स्पेशली जब रेनी सीज़न होता है या समर सीज़न होता है तो इस चीज़ के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
एक आदमी को होता है, फिर फैमिली में दूसरे लोगों को भी फैलता है। एक तरह का ये कम्युनिकेबल डिसीज़ है। तो कभी कभी पूरी पूरी फैमिलीज़ भी इन्फेक्शन से परेशान होकर के आते हैं। तो इसमें मैं आपसे बस यही एडवाइस करूँगा कि जैसे ही आपको फंगल इन्फेक्शन के कोई भी सिम्टम नज़र आते हैं आपको या आपकी फैमिली में किसी को, तो इधर उधर से दवाई करने के बजाय आप सीधे किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल करके और उसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है, चाहे जितना भी आपको बोला जाए उतना पूरा कोर्स आपको करना है, और जैसे भी उसमें प्रिकॉशंस बोले जाएँ वो सारे प्रिकॉशंस आपको फॉलो करने हैं। यही एक बेस्ट तरीका है जो फंगल इन्फेक्शन के लिए आप बच सकते हैं। नहीं तो ये इन्फेक्शन परमानेंट हो जाते हैं, मतलब आपको हर 6 महीने में परेशान करेंगे फिर। डॉक्टर सक्सेना, थोड़ा सा ये बताएं कि ये फंगल इन्फेक्शन जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि एक व्यक्ति को हुआ तो परिवार में भी किसी को हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? देखिए, फंगल इन्फेक्शन एक आदमी को हो गया तो फिर वो अपने मल्टीप्लाई करने लग जाता है उस पेशेंट की बॉडी पे या स्किन पे मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं वो फंगस। तो फिर वो फैलते हैं कपड़ों से, पर्सनल जो चीज़ें होती हैं, नेल कटर है, कॉम्ब है, कपड़े हैं, टॉवल है, बेडशीट है। पैरों में अगर फंगल इन्फेक्शन है तो कारपेट है, चप्पल हैं, शूज़ हैं, सॉक्स हैं, तो वो आपको दिखाई तो देंगे नहीं। अगर आप शेयर करेंगे तो वो दूसरे पर्सन को भी जाएंगे। ये बताएं कि अब फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इन दोनों से बचने के लिए आम व्यक्ति क्या क्या सतर्कता, क्या क्या सावधानियां रखें? इन दोनों चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहले तो बस एक ही है कि आपको हाइजीन का अपना ख्याल रखना है। डेली नहाना है, मॉइस्चर का ध्यान रखना है कि आप जो बॉडी के ऐसे एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर ना रहे। तो जैसे आप नहाने के बाद पहले बॉडी को पूरा ड्राई होने दीजिए, उसके बाद आप कपड़े पहनना शुरू कीजिए। बहुत टाइट कपड़े इस तरह के नहीं पहनने चाहिए। शूज़, सॉक्स, इन सब चीज़ों को सन में रेगुलर बेसिस पे ड्राई करना चाहिए। जो कपड़े आप यूज़ कर रहे हैं पूरी तरीके से ड्राई होने चाहिए, गीले कपड़े नहीं पहनने हैं। कपड़ों को भी डिसइंफेक्ट कर सकते हैं आप, डिटॉल वगैरह डाल करके पानी में थोड़ी देर सोक करके रख सकते हैं। नेल्स का ख्याल रखना होता है। इसके अलावा आयरन करना कपड़ों को, ये बहुत ज़रूरी होता है। और अगर फैमिली में किसी को भी इस तरह के सिम्टम है तो उसको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट लेना होता है। डॉक्टर सक्सेना, क्या खाने पीने में भी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हम सेवन करें, या कोई ऐसी चीज़ें जिनके हम सेवन से बचें तो हमारी चमड़ी पर उसका असर हो? देखिए, स्किन कोई अलग चीज़ नहीं है। जैसे बाकी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, लिवर है, हार्ट है, किडनी है, उसी तरीके से स्किन भी एक ऑर्गन है हमारी बॉडी का। और जो आप खा रहे हैं वो जिस तरह से हर ऑर्गन पे इफ़ेक्ट करता है, उसी तरीके से स्किन भी वो रिस्पॉन्ड करती है। आप जो भी जिस तरह की भी आपकी डाइट है, तो लॉन्ग टर्म में आपको ये सारे फ़र्क नज़र भी आते हैं। जिन लोगों को डाइट अच्छा नहीं है, जिन लोगों का न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हैं, तो वो चीज़ें स्किन पे भी नज़र आती हैं। आपके जो ऐसे जैसे हेयर फॉल से आपको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप कभी किसी को हेयर फॉल हो रहा है तो यूजुअली उनको कोई ना न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हो जाती हैं। आप बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाते हैं तो आपको पिंपल्स और इस तरह की प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं। ओवरवेट होने की वजह से भी चेंजेस आते हैं स्किन में। तो डाइट का बहुत ज़्यादा फ़र्क जैसे हर ऑर्गन पर होता है, पूरी बॉडी पर होता है, उसी तरीके से स्किन पर भी होता है। और जो एक हेल्दी डाइट पूरी बॉडी के लिए अच्छी होती है, उसी तरीके से वही हेल्दी डाइट स्किन के लिए भी अच्छी होती है। बैलेंस डाइट, हेल्दी डाइट ही स्किन को अच्छा रखने के लिए बेस्ट होती है। अलग से अगर हम देखें तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ये चीज़ें, जिंक, ये चीज़ें स्किन को हेल्दी रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। डॉक्टर सक्सेना, जाते जाते संक्षेप में ही बताएं, बहुत सारे लोग पानी के बारे में जिक्र करते हैं कि आपको इतना पानी पीना ही चाहिए, इससे कम पानी पिएंगे तो आपकी स्किन अच्छी नहीं रहेगी। इस बात में कितनी सच्चाई है, और अगर ये बात सच है तो हर व्यक्ति को कितना पानी प्रतिदिन पीना ही चाहिए? वाटर इनटेक डेफिनेटली ज़रूरी होता है, बट स्किन पे आपको बॉडी में अगर पानी की कमी है तो स्किन पे उसका असर दिखने में टाइम लगता है। जब बहुत ज़्यादा ही आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा तब स्किन पे नज़र आना शुरू होता है। हालांकि माइक्रोस्कोपिक या सब क्लिनिकल लेवल पे स्किन में चेंजेस ज़रूर आएंगे, पर वो इतने ज़्यादा एविडेंट नहीं होते हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पे कम पानी पीते हैं तो हो सकता है आपकी स्किन पे इतने चेंजेस नज़र नहीं भी आ रहे हों, बट यूजुअली जो फीचर्स आने चाहिए वो ऑब्वियसली ड्राइनेस और पकरिंग, इस तरह के रिंकल्स या इस तरह की चीज़ें भी आ सकती हैं। डॉक्टर मोहित सक्सेना, आपका हृदय से आभार।